हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपका हम टॉपिक कराने वाले हैं हिस्ट्री का क्लास 8 का, और ये चैप्टर 2 है। चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित करता है। इस वीडियो में हम पूरा इस टॉपिक को कवर करेंगे, बुक को कवर करेंगे प्यारे बच्चों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक होंगे, सब्जेक्ट होंगे, सभी सब्जेक्ट मैं आपको इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सभी टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो भी मैं आपको कराऊंगा, सारांश भी कराऊंगा और इसके बाद क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक, चलिए पहला टॉपिक यानी कि चैप्टर 2 चैप्टर 1 करा चुके हैं हिस्ट्री का, ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 जो कि पहले बता दिए, चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित करती है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात है मुगल बादशाह औरंगजेब की आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। मुगल बादशाह में औरंगजेब जो था आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। उन्होंने वर्तमान में भारत में बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1907 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपने ताकत दिखलाने लगे। उन्होंने अपने क्षेत्रीय रियासतों से काम करने लगे। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर सैन्य रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सका। अब उसको मरने के बाद यानी कि औरंगजेब जो था, मरने के बाद उनके बाद जो शक्तिशाली नेता तो बना नहीं, लेकिन उसके बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार थे, छोटे छोटे जो मंत्री हुआ करते, वो अपना हक अपना ताकत दिखाने लगा और दिल्ली अधिक दिनों तक केंद्रीय प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सका। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक दक्षिण के अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। आज आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे। यहाँ उनके इलाकों, कब्जे एवं मौजूदा दिलचस्पी नहीं थी। फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन में वे विशाल साम्राज्य स्वामी बन बैठे? अध्याय में आप देखेंगे और यह कैसे हुआ। कहने का मतलब ये होता है मेरे बच्चों कि अंग्रेज जो थे, अंग्रेज यहाँ पे वो शासन करने नहीं आया था, वो आया था व्यापार करने। लेकिन व्यापार करने के बाद उनको क्या हुआ कि यहाँ पे शासन करना शुरू कर दिया। जैसे कि कैप्टन हेडसन द्वारा यहाँ पे बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। अब यहाँ पे देख सकते हैं उनकी बेटे की यहाँ पे है गिरफ्तारी हो रही है। ठीक है, क्या करा कि औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाह महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोह ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपने नेता मान लिया। विद्रोहन कुचल दिया या तो कंपनी बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उन्हें बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। अब देखिए ऐसा क्या होता है कि उनको वो मर जाते हैं, कहीं वो शक्तिशाली थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि उन्हें कहा गया कि आप देश छोड़ के चल जाओ, उसे मजबूर किया गया। और उनके बेटे को जफर के सामने, किसके सामने? बहादुर शाह जफर के सामने ही उसके बेटे को क्या किया जाता है? मर्डर कर दिया, यानी कि मार दिया जाता है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि एनी भी कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना क्यों आया? तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आया। बहुत बार क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम क्वेश्चन ये पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आया था? 1600 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1600 ईस्वी में। कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिसमें कंपनी की पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया था। इस इजाज़त को मतलब यह था कि वह इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी का हो न सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्री पार जाकर नए इलाके की खंगाल सकती थी, जहां से सस्ती कीमतें चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी की दूसरी अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी प्रतिभा को कोई भी नहीं था। उसने ज़माने में वाणिज्य कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा बेचकर और मुनाफा कमा सकती थी, चोरी छुपके। ठीक, अगला था कि अगर कोई प्रतिनिधि क्या है, अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तो उसे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपियन ताकतों पूर्व और काम बाजारों में आने नहीं रोक सकता था। अब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट तक छूते हुए एक केप ऑफ गुड होकर
चक्कर लगाकर हिंदू महासागर पार करते हुए और पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्जा कर लिया। फिर वह समुद्र के इलाके होते हुए हिंद महासागर पार करते हुए पुर्तगाली ने क्या किया, भारत के पश्चिमी तट पर स्थापना और अपना हक जमा दिया। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाली की खोज यात्री वास्को द गामा ने 1498 पहली बार भारत पहुंचे। उसने समुद्री मार्ग का पता लगाया। कौन? वास्को डी गामा। कब लगाया था? 1498 में। वह समुद्री तट इलाके से होते हुए घुसते हुए और यह भारत में एंट्री किए थे। कब? तो 1498 में। 17वीं सदी में शुरुआत में डच में हिंद महासागर में व्यापारी संभावना तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गई। समस्या यह थी कि कंपनियां एक जैसी चीज़ें खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाज़ार में भारत से बने बारीकी सूती कपड़े, रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, जायफल, इलायची की भी ज़बरदस्त मांग रही थी। यूरोप की कंपनी के बीच में बढ़ी प्रतिस्पर्धा को भारतीय बाज़ार में चीज़ों की कीमत बढ़ने लगी, उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। और यहाँ क्या हुआ कि यूरोप में क्या हुआ कि भारत के जो सामान था उनका डिमांड ज़्यादा हो गया और भारत से सामान ज़्यादा जाता था तो यूरोप के वहाँ का सामान बिकता नहीं था। तो वहाँ पे रोक लगा दिया कि नहीं, भारत का सामान यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि भारत का सामान अगर आएगा तो मेरे देश का सामान नहीं बिकेगा, इसलिए वहाँ पे रोक लगा दिया और वहाँ पे मुनाफा भी बढ़ने लगा था। इन व्यापारियों कंपनियों ने फलने फूलने का एक रास्ता था, वे अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को खत्म कर दिया। लिहाजा बाजारों पर कब्जे इस होड़ ने व्यापारी कंपनी के बीच लड़ाइयाँ और शुरुआत में कर दिया गया। 17वीं 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता था कोई एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावट खड़ी कर देती और माल लदे जहाज को आगे बढ़ने से रोकती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था। व्यापारी चौकी और किलोबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अब ऐसा व्यापार जो था ये धीरे धीरे एक दूसरे की दुश्मनी मोड़ते चला गया। दुश्मनी क्या मतलब क्या होता है कि अब कोई व्यापारी कर रहा है, कोई सस्ता सामान ला रहा है, कोई महंगा बेच रहा है, तो अब कहा कि नहीं भाई, अब तू सामान तो लाओ यहाँ से और ऐसे बेचो, नहीं तो हम तुमको नहीं करने देंगे, नहीं बेचने देंगे, नहीं जाने देंगे। इस तरह का नौबत आ गया और उसे जहाज को रोकता था, क्षति पहुँचाता था। अपनी वस्तुओं को किलेबंदी करने के लिए व्यापार का मुनाफा कमाने की कोशिश के कारण स्थानीय शासक के टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति का एक दूसरे से अलग कंपनी की मुश्किल होते जा रहे थे। आइए देखें कि यह कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। अब देखिए, सबसे पहले ईस्ट इंडिया जो कंपनी था कहाँ पे आया था? तो ये समुद्री इलाकों से आया था। कहाँ से आया था? समुद्र से आया था, समुद्र मार्ग से आया था। जब समुद्र मार्ग से आया तो सबसे पहले कहाँ पहुँचा? कलकत्ता में पहुँचा। और जब कलकत्ता में पहुंचा तो ये हुगली नदी के किनारे पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? हुगली नदी के किनारे। और जब वहाँ पे पहुंचता है तो वहीं से वो क्या करता है? वहीं से वह व्यापार शुरू कर देता है। ठीक है, आपको कुछ थोड़ा सा नीचे आपको पिक्चर भी आएगा। ठीक, तो देखिए, पहली ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, पहली इंग्लिश फैटी 1651 हुगली नदी के किनारे शुरू किया था। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इस व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता, जिसे अभी हम लोग क्या कहते हैं? फैक्ट्री कहते हैं ना। तो उस समय क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। तो अब इस फैक्ट्री में वेयर हाउस, जहाँ पे निर्यात होने वाली चीज़ें जमा किया जाता था, यहीं पर उनके दफ्तर होते थे। कंपनी के अफसर बैठते थे। जहाँ जैसे जैसे व्यापारी फैल, कंपनी सौदागरों ने व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया और 1696 तक कंपनी इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। पहले तो था छोटे मोटे झुग्गी में रहकर अपना काम करता था, लेकिन जैसे से वो बढ़ा गया वह एक बहुत किला बना लिया, यानी कि महल। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव को जिम्मेदार भी खरीद ली। जैसे कि अभी अगर आपको हम एग्जाम्पल में बताते हैं, एग्जाम्पल में हम बताएं क्या कि अभी प्रेजेंट में प्यारे बच्चों, ये हकीकत है। कोई टीचर क्यों नहीं बताता है, कोई टीचर ऐसा क्यों नहीं समझाता है? अभी जैसे कि यहाँ पे क्या बताया, ध्यान से इस बात को समझिएगा कि कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे सफर फैला, कंपनी ने सौदागर व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया और 1996 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया और 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों 3 गांव को जमींदार को भी खरीद ली। इस गांव में कोलकाता भी था, बाद में कलकत्ता बन गया और इसे कलकत्ता कहा जाता है। अब यहाँ पे खरीद ली ना। अब मैं आपको क्या बता रहा था? सच्चाई। सच्चाई ये है कि आप याद कर लीजिए और मेरी बात को नोट कर लीजिए, सेव कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक, बिहार जानते हैं, बिहार में अब आ जाइएगा वैशाली। वैशाली एक जगह है, वैशाली एक जगह है जहाँ पे जो क्या बोलते हैं ना, बौद्ध धर्म के जो मानने वाले होते हैं नेपाल से और क्या मलेशिया, इस सबसे जो लोग आते हैं, उन्होंने क्या किया, बिहार के लोगों का ज़मीन खरीदा। उसके पास पैसा बहुत है। जब पैसा जब बहुत ज़्यादा है तो उसने क्या किया, पैसे से वो ज़मीन खरीद लिया। अब जब ज़मीन खरीदा तो यहाँ के लोग ज़मीन उसे बेच दिए और जब वो ज़मीन बेच दिए तो वो अपने ज़मीन खरीद कर उस ज़मीन पर अपने मूर्ति, अपने धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया।
तो अभी तो फ़िलहाल में एक गांव मान लेते हैं कि 10 कट्ठा 20 कट्ठा ज़मीन खरीद के बनाया। जब उसके पास पैसे होंगे तब बहुत कुछ वो बसाना शुरू कर देगा। फिर वहाँ उसका आदमी यहाँ पे बसना शुरू कर देगा, उसका सामान रहना शुरू कर देगा। तो ऐसे ऐसे क्या होगा, वो अपना कारोबार के साथ साथ अपना जनसंख्या भी यहाँ बढ़ाना शुरू कर देगा। और जब बढ़ाना शुरू कर देगा तो यहाँ के लोग को वह काम पर रखेगा, गुलाम बनाएगा। मेरी ऐसी भावना है और मेरी अपनी राय है, मतलब ऐसा होता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, कंपनी आया था पहले, क्या करने आया था, पहले ये आया था व्यापारी करने। अब धीरे धीरे क्या किया, गांव खरीद लिया, जिम्मेदार बना लिया, फिर देख लीजिए क्या कर लिया। कंपनी मुगल सम्राट के औरंगजेब इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने और फरमान जारी कर दिया। और औरंगजेब ने क्या कहा कि ठीक है आप, औरंगजेब कहा कि ठीक आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और उसे हुकूमत ही दे दिया। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा न्यायते हासिल करने लगे और पहले से मजदूर अधिक ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगे। उदाहरण के लिए औरंगजेब फरमान ने केवल कंपनी का ही शुल्क व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने का इनकार कर दिया। उसके बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे भला बंगाल में नवाब मुर्शिद और अली खान विद्रोह क्यों नहीं करते। अब जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे व्यापार शुरू हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखा, मद्रास से जहाज़ों का सामान लाती स्थानीय नौका वलियन और सप्रेंट द्वारा बनाया गया चित्र है। ये कोई पिक्चर लिया गया चित्र नहीं है, ये कोई कैमरा से खींचा हुआ फोटो नहीं है, ये चित्र बनाया गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्षेत्र जो है ये नदी, और यहाँ के नदी किनारे लोग व्यापार करते थे। यहीं से सामान को यहाँ पे नाव के सहायता से ये दूसरे जगह देश भेजते थे। चलिए अगला है व्यापार से युद्ध तक। क्या है, व्यापार से युद्ध तक। आपको पिक्चर में जो दिखाई दे रहा है ये है रॉबर्ट क्लाइव। कौन है, ये रॉबर्ट क्लाइव है। देखिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। क्या कहता है कि 18वीं सदी में अंत में कंपनी बंगाल की नवाबों की टकराव काफ़ी बढ़ गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे, और उस समय क्षेत्रीय और ताकतों की स्थिति भी ऐसी भी थी जो कि मुर्दे कुली खान के बाद अली वर्दी खान और बाद में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। अब क्वेश्चन यहाँ सबसे ऐसे पूछेगा कि कुली खान अली वर्दी खान के बाद बंगाल के नवाब कौन बना था, तो सिराजुद्दौला बना था। बंगाल के नवाब कौन बना था, सिराजुद्दौला। ठीक है, उन्होंने कंपनी की रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार अधिकार देने के बदले कंपनी के नजराने मांगे, सिक्के ढलने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उनकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है। नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ी, कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थे। उनके अफसरों और अफजानों चिट्ठी लिखी और नवाबों के उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। बहुत दिक्कत किया उन्होंने, बहुत झेलना पड़ा। अगला है कि उनका कहना था कि अधिकारियों और बोलती हुई मांगों की कंपनी से बेहतर तबाह कर रही है और सभी फूल फल सकता है। सरकार शुल्क हटा दे, क्या है, सरकार जो टैक्स लगा रही है उस पर हटा दे। और इस बात पर भी यकीन नहीं था। व्यापार फैलाने के लिए आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। और कहा कि नहीं, अब व्यापार को जब हमको बढ़ाना है, फैलाना है, तो भाई आबादी होगा तभी तो ज़्यादा सामान बिकेगा। तो आबादी फैलाने के लिए कह दिया सरकार, और गाँव को खरीदने के लिए कह दिया, और किले का निर्माण कर दीजिए। यह टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए और अंत इस टकराव को परिणाम प्लासी के युद्ध के रूप में हो गया। और धीरे धीरे ये जो युद्ध था, ये युद्ध प्लासी के युद्ध में छिड़ गया। अब हम कुछ टॉपिक है यहाँ पे, कहता है कठपुतली। कठपुतली का मतलब क्या होता है, तो देखिए एक खिलौना, क्या है, एक खिलौना होता है जिसे धागा के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी भी इशारे पर चलता है उससे मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए इसे कठपुतली का है। कठपुतली का मतलब होता है जैसे कि आप किसी के वश में हैं, अब अपने काम पे ध्यान नहीं है, आप दूसरा व्यक्ति कुछ कर रहा है, कह रहा है, तो उसी की बात को मान रहे थे, उसी को हम क्या कहेंगे, कठपुतली। जोरू का गुलाम नहीं आता है, यानी कि आप दूसरे के इशारा पर, तो उसे कठपुतली कहते हैं। ठीक, अगली टॉपिक यहाँ पे बच्चों, प्लासी का युद्ध। देखिए 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। आपसे पूछा जाएगा कि अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था, तो सिराजुद्दौला बना था। ठीक है, कंपनी के सिराजुद्दौला की ताकत काफ़ी तय थी और सिराजुद्दौला की जगह कंपनी का ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो इसके कंपनी के रियासतों और अन्य सुविधाओं को आसानी से देने का आज्ञाकारी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिनिधि सिरे से नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला हुक्म दिया कि कंपनी उसे राज्य के राजनीतिक मामले में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बकाया राजस्व चुकाया। जब दोनों पक्ष से पीछे हट गए तो तैयार नहीं हुआ। अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने साकी बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री, क्या था, इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला कर दिया। कौन, तो ये कौन किया,
सिराजुद्दौला, इन्होंने फैसला कर दिया। नवाब की फौजी ने अपनी कमी अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और गोदाम में ताला डाल दिया। अंग्रेज के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाज़ों को घर में घेर लिया। घर में मतलब क्या होता है, अपने यहाँ घेर के रख लिया। उसके बाद नवाब ने अपनी कंपनी के कलकत्ता स्थित किले को जो कब्जे में कर और उधर उधर रुख कर दिया। कलकत्ता के हाथ से निकाल जाने का खबर सुनने का मद्रास में तैनात कंपनी ने अफसरों को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना की रवाना कर दिया गया। उसके बाद आता है यहाँ से आपको पिक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर किसका है, तो ये पिक्चर है सिराजुद्दौला के। किसके हैं, सिराजुद्दौला के। जैसे कि यहाँ पे कुछ चित्र 5 पे यहाँ पे चित्र है और ये में क्या बताया गया है कि महान न्यायालय तथा ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस, हैंड्रोल स्टील, ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स लंदन स्थित डेन हॉल स्ट्रीट में बने ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस में बैठे होती थी। यह एक ऐसी सभा का चित्र, अच्छा ये वाला सभा का चित्र बनाया गया है, ठीक है। लेकिन इसके नीचे देखिएगा तो ये सिराजुद्दौला है, ठीक है। और ये सभी चीज़ हुआ करता था, लेकिन हुआ करता था इसको पिक्चर में कैसे, जो आदमी ऐसे ऐसे आदमी हुआ करते थे जो कि देखते मात्र उसका पिक्चर बेखूबी बना दिया करते थे, वही बनाया गया पिक्चर है। अगला है कि इस सेना की नौसेना में बड़े मदद मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव में प्लासी युद्ध की सिराजुद्दौला खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया और नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापति में एक सेनापति की जीर्फ और कारगुजारियों में थी। मीर जाफर ने टुडियो और युद्ध से हिस्सा नहीं लिया और रॉबर्ट क्लाइव से यह कहकर उसे साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाए। अब यहाँ से क्या है, संपदा का आश्वासन। ये संपदा का आश्वासन क्या है, इसको देखिए। कहता है कि इंग्लैंड के इस लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय और महत्वाकांक्षाओं की संदेश से अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से यह चिट्ठी भेजी थी। लेकिन इतनी विशाल सत्ता और वाणिज्य कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इस समुद्र रियासतों को पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ। यह सालाना 20 लाख स्टीलिंग आमदनी और 3 प्रांतों कब्जों का कोई चीज़ इस पर शोर मचाना उचित है। ये बात पूछ रहा है। अगला है कि प्लासी के जंग क्या है, कि प्लासी के जंग महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्लासी की क्या मानी जाती है, महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि भारत में यह कंपनी पहली जीत थी। क्या थी, भारत में यह कंपनी की क्या थी, पहली जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन के जिम्मेदारी संभाल कर तैयार नहीं थे। उस मूल्य के उद्देश्य से व्यापार को फैलाना और अपने स्थान शासकों की मदद में बनाना, इसे किया जा सकता था। किसी राज्य के सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्दी ही कंपनी की एहसास होने लगी कि रास्ता में आसान नहीं है। कठपुतली नवाब हमेशा कंपनी के इशारे पर ही नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें अपने भी प्रजा के नज़र में सम्मान, प्रतिष्ठा और दिखावा करना पड़ता था। फिर भी कंपनी करती थी। मीर जाफर ने कंपनी को विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर समीर का नवाब बना दिया गया। अब कंपनी भी चाहता था कि हम ऐसे आदमी को गद्दी पे बैठाए, ऐसे आदमी को शासन करने के लिए बैठाए जो मेरे पक्ष में बोले, मेरे पक्ष में काम करे। जब मीर कासिस परेशान करने लगे तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हारना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपये कंपनी को चुकाने थे। अब कंपनी को उसको जब नवाब बनाया था, नवाब जब बनाने के बाद नवाब को कहा गया कि आपको हर साल 5 लाख रुपया चुकाना पड़ेगा। किसको, कंपनी को। अब यहाँ पे क्या था कि कंपनी अपने सैनिक खर्चों को निपटने और व्यापारी जरूरत के अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। कंपनी ज़्यादा इलाके और इससे ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 कब था, 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब कंपनी इरादे बदल चुके थे। अब पूछा जाएगा कि मीर जाफर का क्या है, मीर जाफर की मृत्यु कब हुआ था, 1765 में। याद रहेगा, मीर जाफर की मृत्यु कब हुआ था, 1765 में हुआ था। नवाबों के अपने अखबार अनुभव देखते हुए बदल चुका था और उसने ऐलान किया कि मैं खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। अब क्लाइव जो थे, रॉबर्ट जो क्लाइव थे, ऐलान कर दिया कि नहीं, अब हमको नवाब सब बन गया, सभी मर गया, अब हम खुद नवाब बनेंगे और शासन करेंगे और हम अपना हकदार जमाएंगे। आखिरकार 1765 में मुगल साम्राज्य में कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया गया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन का नियंत्रण मिल गया था। इस कंपनी की पुरानी समस्या हल हो गया और 18वीं सदी की शुरुआत में ही भारत के साथ
उसकी व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसी वजह से उसने ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं था। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत नहीं रही। अब भारत में होने वाले आमदनी के सहारे कंपनी अपने खर्च चला सकती थी। अब उसको कंपनी में राहत मिल गया था, कंपनी में अब कुछ पैसा बचने लगा था, पैसा आने लगा था, जिससे वह कंपनी के पैसे से ही भारत से होने वाली आमदनी पे ही खर्चा कर सके। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती, रेशम, कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों की संभाल सकता था और कलकत्ते में किले और दफ्तरों का निर्माण में लागत उठा सकता था। अब अगला टॉपिक है कि कंपनी क्या है। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बन बैठे तो नवाब बनकर क्या किया, तो नवाब बनने का क्या मतलब था, नवाब का मतलब क्या होता है, ठीक है, नवाब का मतलब जानिए पहले, नवाब का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे क्या था, कंपनी के अफसर नवाब बन। अब नवाब बनने का मतलब क्या था, तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी। नवाब करने का मतलब हमारे पास पावर हो गया, ताकत आ गया, सत्ता मिल गया, लेकिन उसके कुछ फ़ायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाब की तरह जीने की ख्वाब देखने लगा था। अब कहा कि भाई अब मेरा मालिक जो है अब नवाब बन गया, अब हमें भी छूट मिलेगा, हमें भी अब जीने का आज़ादी मिलेगा। लेकिन ऐसा होता है क्या, देखते हैं आगे क्या कहता है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब में इस बात के लिए ध्यान कर दिया कि कंपनी अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत पर बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। कौन, रॉबर्ट क्लाइव, जो कि पीछे वाले हम आपको पेज में उसका पिक्चर था। 1743 में जब इंग्लैंड से मद्रास अब चेन्नई आया तो उन्हें उसकी उम्र 18 साल की थी, और 1767 में जब 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत के रवाना हुआ तो यह उसकी दौलत 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर अपने दूसरे कार्यक्रम में कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अतुल संपत्ति के संदोष और संदेह लगाते रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोप की बात तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसमें आत्महत्या कर ली, मतलब अपने से वो मर गए। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाया। बहुत सारी बीमारियां और लड़ाई के कारण उम्र में ही मौत हो गई, मतलब कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गया। इसके अलावा उसे सभी श्रेष्ठ और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आए थे। उनमें सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। अच्छा, मतलब वो चाहते थे कि भारत में आए, भारत से वो पैसा कमाएं और जाकर फिर अपने यहाँ शानदार ज़िंदगी बिताएं। जैसे कि यहाँ के लोग सब विदेश जाते हैं कमाने के लिए, कहते हैं कि यार 4 साल 5 साल 10 साल विदेश कमाएंगे और वहाँ से पैसा कमा के आएंगे और यहाँ पे खूब सारा घर परिवार बढ़िया बनाएंगे और यहाँ पर नाम करेंगे, ठीक है। तो ये अंग्रेज पहले भारत में आते थे पैसा कमाने के लिए, अब यहाँ के लोग सब दूसरे जगह जाते हैं पैसा कमाने के लिए और फिर आने के बाद धन दौलत इकट्ठा करते हैं, सही बात है। उनकी बड़ी होगी और इसमें इच्छा था भारत में ठीक ठाक पैसा कमाए और ब्रिटेन से लौटकर अपनी आराम की ज़िंदगी जिन्हें धन दौलत वापस लौट गए। उन्होंने अपनी आलीशान जीवन जिए, मतलब उन्होंने ये ऐसा ख्वाब था। अब आता है कंपनी का फैलता शासन। 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे प्रक्रिया को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत और अधिग्रहण करने के पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक शासनों को इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिमेंट तैयार कर दिया। ये कंपनी की राजनीति का व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हित की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ना था। रेजिमेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामलों में भी दखल देने लगे थे। अलग राज्य में कौन होगा, किस पद पर किसे बैठाया जाएगा, इस तरह से चर्चा भी कंपनी के अफसर को तय करनी चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासत पर सहायक संधि की थोप दी और सीधे रियासत में और बंदोबस्त मान लेनी पड़ती थी और स्वतंत्र सेनाओं को अधिकार नहीं दिया जाता था। अगली टॉपिक पे जो उसी का है,
अब यहाँ पे कुछ पिक्चर नीचे दिखाई दे रहे हैं जो अपने बेटे ब्रिटिश रेजिमेंट के साथ नवाब सिराजुद्दौला दिल्ली कैपिटल द्वारा बनाया गया चित्र है। ठीक है, यहाँ पे है कि रहता था कंपनी की तरफ सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रख रखाव के लिए कंपनी को पैसा देता था। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो उन्हें जुर्माना तौर पर इलाका कंपनी अपने कब्जे में कर लेते थे। और कोई पैसा लेता था, अगर पैसा अगर नहीं चुकाता था तो कंपनी अपने कब्जा में ले लेता था। कोई भी सामान था, कोई फैक्ट्री था, कोई अपने कब्जा में ले लेता था। उदाहरण के लिए रिचर्ड वेल्डिंग्स गवर्नर जनरल 1798-805 था। उस समय अवध के नवाब 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी सौंपने के लिए मजबूर कर लिया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी अपराध में हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। पहले ही बता दी ये क्या है, बताया गया है। अब यहाँ पे रेजिडेंट ताकत क्या होती है, अब यहाँ से इसको भी पॉइंट वाली बात है, इसको भी याद कीजिएगा कि ये क्या है, रेजिडेंट क्या है, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, ओ माय गॉड क्या हो गया। हाँ, तो क्या है कि कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिमेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दर्शन जेम्स से मिलने यह कहा था कि दरअसल रेजिमेंट रियासत का राजा होता है, उसे हस्तक्षेप की मनमानी निषेध ज्ञात और तहत काम करने की छूट देती है। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह से अधिवश रहता है उस रेजिडेंट के ब्रिटिश सरकार का काफ़ी काम रहता है, जिससे चीज़ आराम से चलती रहती है। शासन के कामों पर रेजिडेंट का दखलंदाज और बिना कुछ चल जाता है। तभी कुछ अलग तरह की घटना है जब राजा कोई ऐसा राज्य का अपना है तो ब्रिटिश सरकार गलती मानती है, टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाता है। अगला अब आता है यहाँ से टीपू सुल्तान शेर ए मैसूर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा क्यों हो जाता है। तो देखिए, टीपू सुल्तान ना वो हैदर अली के शासन के में जो थे, और उन्होंने एक दिन क्या किया था कि अपने युद्ध में एक शेर से लड़ गया था, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, शेर ए मंसूरी कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि जब कंपनी अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों में खतरा दिखाई दिया तब कंपनी अपनी सैनिक टकराव का रास्ता भी अपना लिया। दक्षिण भारत में मैसूर की यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली शासन उनका था 1771 से 1782। याद रखना है कि हैदर अली का शासन कितने साल चला, हैदर अली का शासन चला 1761 से 1782 तक चला। उनके खिलाफ में ये टीपू सुल्तान, अब टीपू सुल्तान का शासन कब था, तो टीपू सुल्तान का शासन चला 1782 से लेकर 1799 तक चला। कब चला, 1799 तक। जैसे ही शक्तिशाली प्रशासनों का नेतृत्व में मैसूर ताकत हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत पड़ने वाले बंदरगाह के चंदन का, लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात पर रोक लगा दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागर को भी कंपनी के साथ कारोबार करने को रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी और व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उन्हें उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। और ये था टीपू सुल्तान की कहानी। आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या दिया है, टीपू सुल्तान के बेटे को बंधक बनाया है। यहाँ पे जो दिख रहे हैं ये टीपू सुल्तान का बेटा है, ठीक है, जिसे बंधक बनाया गया। क्या है कि टीपू सुल्तान के बेटे को बंधक के रूप में कॉन्वेंस के सामने पेश किया जा रहा है। डेनिस आर्म द्वारा चित्र बनाया गया है। किसके द्वारा, डेनियल आर्म के द्वारा ये चित्र बनाया गया है। ठीक, आप कहिएगा कि ये पिक्चर खींचा हुआ नहीं है, ये चित्र बनाया गया है। कंपनी की फौज में हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध हराया था, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौज के हमले के बाद टीपू सुल्तान अंग्रेज से संधि करनी पड़ी थी। इस संधि के तहत उन्हें दो बेटों को अंग्रेज के बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों ने ऐसे दृश्य की तस्वीर बनाने में मज़ा आता था जिन्हें अंग्रेज सत्ता का विजयी दिखाना चाहते थे। और ये इंग्लैंड का था जो चित्र बनाने वाला दृश्य, जो ब्रिटेन का था, बड़ा मज़ा आता था ऐसे ऐसे चित्र। बताइए तो ये अभी के समय बन जाएगा जी। इतना कलाकार इतना मस्त ड्राइंग करता था कि मत पूछिए, दिखते माता देख रहे हैं, गजब। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सुल्तान के कदमों में अंग्रेज आग बबूला हो गया। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान और महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। औरंगजेब को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फैसले मंसूर के राजा औरंगजेब के 4 बार जंग हुई और एक बार हुआ 1767 से 1769, फिर हुआ 1780 से 1784, फिर 1790 में 1792 और 99 तक ये युद्ध चला। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी की सफलता मिली और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान
मारे गए। मैसूर के राजा का पुराने वीडियो राजवंश के हाथ में सौंप दिया और इस साथ मैसूर का भी शासन संधि थोप दी गई। अब यहाँ पे जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र क्या है? ये घोड़े सिर का है, ठीक है। एक खिलौना है, ये रियल का नहीं है, एक तरह का खिलौना है जो इंसान के ऊपर एक शेर क्या कर रहा है, हमला कर रहा है। टीपू सुल्तान विशाल मशीन खिलौने की तस्वीर है। यह नकली शेर एक यूरोपियन सिपाही को दबाए हुए है। जब इसे हैंडल घुमाया जाता है तो नकली शेर दहाड़ता है और सिर के भीतर से चीख की आवाज़ आती है। यह सब खिलौना शेर लंदन के स्थित विक्टोरिया मेमोरियल और एल्बिजेट म्यूजियम में रखा है। और 4 मई 1799 को जब यह अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो औरंगजेब इस खिलौने को साथ ले गया। अंग्रेज क्या किया, इसको अपने यहाँ ले गया खिलौना को, और उसको म्यूजियम में अभी भी रखा हुआ है। केस स्टडी में फिर उसके बारे में बताया जाता है, फिर उसके बारे में समझाया भी जाता है। अब बात करते हैं मराठों की लड़ाई। अब मराठों की लड़ाई कैसे हुई थी, अब उसके बारे में भी देख लीजिए, उसके बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। 18वीं शताब्दी में आखिरकार कंपनी क्या है, कंपनी की ताकत भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी संधि के बाद मराठा अंग विकेंद्रित होकर स्थानीय सत्ता के रूप में उभरे। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया और बागडोर, सिंधु, कोलभर, गायवंड और भोजने जैसे अलग अलग राजवंशों के साथ दिया गया। ये सारे पेशवा स्वतंत्र और कॉन्फ्रेंसिंग के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल सैनिक और पेशवा का होता था और पुरातत्व केंद्र था, और इसे 18वीं शताब्दी और आखिरी मराठा युद्ध तक राजनीति थे। इसमें था एक पहले युद्ध था, क्या था इसका, एक पहला युद्ध था, ठीक है। अब यहाँ इसको पहला युद्ध में क्या था तो खत्म हुआ, जिसमें से कोई पक्ष नहीं पाया। दूसरे अंग्रेज मराठा के बीच हुआ, कब हुआ, 1803 से लेकर 1805। इस मोर्चे पर लड़ा गया और इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना नदी के स्थित आगरा व दिल्ली की कई भूमि अंग्रेजों में कब्जा। ये सर्वोत्तम का दावा क्या है कि उपरोक्त विवरण स्पष्ट 19वीं सदी में शुरुआत में अपने कंपनी विस्तार के आक्रमण नीति के चल रहा था। हेडिंग और 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल नेतृत्व में सर्वोच्चम एक नई शुरुआत शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता में सर्वोच्चम इसलिए भारतीय राज्यों के ऊपर अपने हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय रियासतों और ग्रहण करने का अधिकार मिले और धमकी देने का अधिकार पास मानती थी। यह सोचने के बाद भी अंग्रेज नीति की दिखाई देती रहती थी। अगला है, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोटे को नहीं चल पाई। उदाहरण के लिए जब अंग्रेज फिलहाल कर्नाटक में छोटे से राज्यों में कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चंबा ने हथियार उठा ली। अब देखिए कहाँ पे ये अंग्रेजों लोग ने भी गोवा को भी बनाना चाहा, कहाँ पे, गोवा को, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रानी चंबा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। किसकी, रानी चेन्नम्मा की। देखिए जो कोई व्यक्ति जब आवाज़ उठाता है ना, तो जो कट्टरपंथी होता है उसके ऊपर विरोध करता है। जैसे कि अभी खुशबू पांडे हैं अभी सोशल मीडिया पर, ठीक है, हिंदू के शेरनी भी कहा जाता है। अब उसे ट्रोल किया जा रहा है, उसे धमकी दिया जा रहा है। ऐसे मैंने एक सोशल मीडिया पर वीडियो देखा था, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, जैसे कि रानी चंबा जो थी और बाद में उसे क्या करता है, एक गरीब चौकीदार रहने ने प्रतिरोध जारी रखा और 14 समर्थक की सहायता से उन्हें बहुत सारे ब्रिटिश शिविर के दस्तावेज को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज ने पकड़ लिया और 1830 में फांसी पर लटका दिया गया। प्रतिरोध ने ऐसे कई दूसरे उदाहरण भी आपके सामने किताब में आगे पढ़ेंगे। और जैसे कि रानी चेन्नम्मा को भी रख लिया, जैसे कि कितूर रानी चेन्नम्मा की मूर्ति बनाई गई, स्मृति था। फिर एक और व्यक्ति का नाम दिया गया, जिस व्यक्ति का नाम क्या था, जो फांसी पर लटका दिया गया, यहाँ पे है, उन्होंने अंग्रेजी फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध ऐसे कोई दूसरा व्यक्ति सत्ता में, किताब में आगे पढ़ेंगे। तो ये बहुत सारे जो थे मुगलों ने, औरंगजेबों ने बहुत सारा अत्याचार किया। अगला है कि 1830 में दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव बहुत डरी हुई थी। कंपनी का भय था कि कहीं रूस के प्रभाव पूरे यूरोप में, एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम में भारत भी अपने चपेट में न ले ले। इसके डर से चलते अंग्रेज अब पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1835 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां प्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया और 1843 में सिंध भी कब्जा में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी से यहाँ महाराणा रंजीत सिंह कंपनी के दाल नहीं गलने दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं रंजीत सिंह, यहाँ पे महाराणा रंजीत सिंह का दरबार होगा। ये रहा महाराणा रंजीत सिंह, ये है। अब इनका हुकूमत खूब चलता था और यहाँ पे इसकी बारी, यहाँ पे महाराणा रंजीत सिंह का दाल नहीं गलने दी और 1839 में उनकी मृत्यु के बाद रियासत के 2 लंबी लड़ाई हुई और आखिरकार 1849 से अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण किया।
अब आता है विलयन नीति। विलयन नीति क्या है, इसको बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा डिटेल में, ठीक है। ये विलयन नीति है क्या? तो अधिग्रहण की आखिरी की लहर 1848 के 1856 के बीच गवर्नर जनरल के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलयन नीति का नाम दिया गया। यह सिद्ध इस तरह आधारित था कि किसी शासन की मृत्यु हो जाए और उसकी पुरुष वापिस वारिस नहीं है, क्या है, वारिस नहीं है, तो वह रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी का भूभाग हिसाब बन जाएगा। अच्छा, इसका कहने का मतलब सीधा है कि कोई व्यक्ति अगर शासक जो कर रहा है, कोई व्यक्ति शासक कर रहा है, अगर शासक करने के दौरान अगर वो मर जाता है और उसे बाल बच्चा नहीं है, बाल बच्चा यानी कि न बेटा है न बेटी है, तो उसके जितने भी ज़मीन होंगे, जायदाद होगी, वो सभी ज़मीन जायदाद हड़प लिया जाएगा और वह कंपनी जो है भूभाग का हिस्सा बन जाएगा। रियासतें 17 1848, सबलपुर 1850, उदयपुर 19 1852, नागपुर, ये सभी चीज़ों अगज हाथ से चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी के अवैध अपने नियंत्रण में ले लिया और अंग्रेज ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशान और आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं। इसके लिए वे अवध पर कब्जा करने और महजूब अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखने में उसे गुस्सा भड़क उठा और अवध में लोग 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गया। अब यहाँ पे कुछ पिक्चरें हैं, देख सकते हैं कुछ पिक्चर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आएंगे। यहाँ पे जो भाग आ गया इसमें लाहौर है, दिल्ली है, बड़ोदरा है, पूना है, ये सब है। तो यहाँ से जो दिल्ली या लाहौर की जो बात है, ये पहले अपना भारत में हुआ करता था, लेकिन ये जो भाग है ये लाहौर दिल्ली कहाँ चला गया, पाकिस्तान में, ठीक है। और यहाँ का जो काठमांडू वाला जो भाग है वो चला गया नेपाल में। अब आता है नए शासन की स्थापना। क्या है नए शासन की स्थापना? ध्यान समझिएगा कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टी ने 1773 से 1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा किए थे। वारेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी ने न केवल बंगाल की केवल मुंबई और मद्रास सत्ता हासिल कर चुकी थी, ब्रिटिश इलाके के मोटे तौर पर प्रशासनिक इलाके पर बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। हर एक समान गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था और वारेन हेस्टी की नई प्रशासनिक युगाड़ किए थे और इसे सुधार खाम तक पर उल्लेखनीय होता था। 1752 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की और इस व्यवस्था से प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालत के मुखिया यूरोप जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून का व्याख्या करते थे। फौजद अली खान अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वे कलेक्टर के निगरानी में काम करते थे। काजी का मतलब होता है एक न्यायाधीश होता है। मुफ्ती का मतलब मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद कानून की व्यवस्था करता है। काजी इस व्यवस्था के आधार पर कानून सुनते हैं। महाभियोग का मतलब होता है जब इंग्लैंड के हजाम उस काम के लिए व्यक्ति खिलाया और चरणपादक आरोप लगाया जाता है और उसे क्या कहते हैं, खिलाफ मुकदमा चलाते हैं, तो इसे महाभियोग कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे पिक्चर बनाया गया है, असेंबली का है। वारेन हेस्टी मुकदमा आरसी फ्लोड द्वारा चरित किया गया है। आरजी फ्लोड, सभी बनाने का जो कला है, सभी अलग अलग जो कलाकार का नाम है अलग अलग है। अगला आता है कि एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र और अलग अलग शाखाओं के हिसाब से कामनी और अलग अलग व्याख्याओं कर देते थे। इन विभिन्न खत्म करने के स्वरूप लाने के लिए 1775 से 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक शकल तैयार करना और एक काम सौंपा गया। एन.बी. और हॉलैंड ने अंग्रेज का अनुवाद किया। 1778 में यूरोपियन न्यायाधीश के लिए मुस्लिम कानून की भी समूहित तैयार कर ली गई। 1753 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कोलकाता में अपील अदालत, सदन निजामत आदत और भी सभा स्थापना किया गया। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता है। ओहदा मतलब सबसे बड़ा पोस्ट वाले। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि मुख्य लाभ कमाना और इकट्ठा करना। न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। कार्यालय कलेक्टर सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्र को हाशिए पर ढकेल दिया। अगला आता है कंपनी की फौज। क्या है प्यारे बच्चों? कंपनी की फौज है। कंपनी के साथ भारत में शासन सुधार। क्या है कि शासन के सुधार के नए विचार लिए आए। क्या है? नए विचार लिए आए और असील मुगल फौज की घुड़सवार। क्या है? मुगल फौज की घुड़सवार, तिल्लसांगी और तलवारबाजी परीक्षण दिया गया।
मतलब उसको क्या किया, घुड़सवार का परीक्षण देते गया, तीर चलाने का सिखाया गया, तलवारबाजी सिखाया गया। सेना में सवारों को दबदबा रहता था। मुगल साम्राज्य में पेशेवर शिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाके में सशक्त किसानों का बड़ी संख्या में स्थानीय जमींदार मुगलों के जरूरत पड़ने से पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवैध बनारस जैसी रियासत में किसान को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया गया तो उसे सूरत बनने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब सैनिक की भर्ती शुरू हुई तो उसने अपनी तारीफ अपनाया। अंग्रेज ने अपने सैनिकों को और भारतीय शब्द सिपाही से ही बना, आर्मी कहते थे। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इसको भी ध्यान दे लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। धर्मशास्त्र का मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, सवार का मतलब घुड़सवार होता है, और मार्केट मतलब पैदल यात्रा द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले भारत बंदूकों को पैदल यात्रा कहते थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आता है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि यहाँ पे घुड़सवार है, देख सकते हैं। करा कि कंपनी के लिए एक कर्नेक और बंगाल के नवाब एक सवार अज्ञात मानचित्र द्वारा बनाया गया एक चित्र है। किसके द्वारा बनाया गया है? ये बना गया है एक अज्ञात भारतीय चित्रकार द्वारा। कहाँ के चित्रकार? भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया है। 19वीं सदी के शुरुआत में औरंगजेब ने कुछ और विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनके जीवन में पहले से ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने से चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावना में नज़रअंदाज कर देते थे। मतलब वो भूल जाते थे बड़े छोटे के बारे में, और इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे, क्योंकि वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे। सिपाही का महसूस करते थे अपने जीवन की अपनी पहचान, यानी वे कौन है। इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे उनके सिपाही ने जिस तरह देखा 1857 विद्रोह के हमें सिपाही में इस दुनिया के झलक दिखाई पड़ता। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। मतलब इसके बारे में और डिटेल से जानकारी जो है चैप्टर 5 में दिया गया है। अब देखिए, कुछ करने के बाद, सभी काम करने के बाद आपका एक निष्कर्ष निकलता है, काम का परिणाम निकलता है। काम का क्या परिणाम हुआ, क्या निष्कर्ष निकलता है? तो निष्कर्ष यही निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी के बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं शताब्दी में नई भाप तकनीक में आने पर प्रक्रिया और तेज हुई। जब तक समुद्री मार्ग में भारत पहुँचने में 6 से 8 महीना का समय लग जाता था, वो जहाज से यात्री 3 हफ्ते में समेट दी। 3 हफ्ते का मतलब क्या होता है? 3 हफ्ता, एक सप्ताह का मतलब 7 दिन, और 3 हफ्ता का मतलब कितना हो गया? 8 3 24 दिन। और यहाँ से समय कितना लगता था? समय लगता था महीना, 8 महीना। आते में इसने क्या किया? 20 से कैसे दिन में 24 दिन, मानिए कि एक के महीना में जहाज से चलने वाला पूरा कंप्लीट कर दिया। इसके बाद ज़्यादातर अंग्रेज परिवार भारत जैसे दूर देशों में आने लगे। 1857 में भारतीय उपमहाद्वीप में 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के वेशभूषा, भूभाग और आबादी भारत के प्रत्यक्ष अभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक और स्तर से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में नियंत्रित हो चुका था, और इस तरह से भारतीय कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में विस्तार फैल गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से जितने भी बुक होते थे मैंने समाप्त कर दिया। ये भाग 2 था, और इसी का भाग 1 में है, आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका ये वीडियो शूट करने के लिए हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और आपसे हमें कुछ चीज़ का ज़रूरत भी नहीं रहता है, बस आपका प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत होता है। वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके मन में एक डाउट होगा कि सर ये पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा, सर ये पढ़ने कौन पढ़ सकता है, सर ये किसके लिए है, किसके तैयारी के लिए? तो पहले जो मैं बता दूं कि कोई भी एनी भी कोई भी चीज़ का अगर तैयारी करते हैं ना, तो आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का NCERT निचोड़ पढ़ना पड़ता है। या तो आपका 2 ऑप्शन है, या तो NCERT का आप बुक पढ़ लीजिए, और नहीं तो हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है हम सभी यहाँ पे कराते हैं। ठीक है, वो NCERT क्लास 6 का हो या 7 का हो, 8 9 10 कोई भी हो, या सब्जेक्ट ज्योग्राफी हो या पॉलिटिकल साइंस हो या हिस्ट्री हो, सभी का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन भी कराऊंगा, वहाँ पे पढ़ाऊंगा भी। ठीक है, तो मेरा बच्चों यहाँ से पूरा होता है कंप्लीट, और यहाँ से जो आगे आपको ये दिखाई दे रहा है, फिर से याद करें, 1 नंबर 2 नंबर, ये सभी जो टॉपिकें हैं, नंबरें हैं। अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हाँ लिख कर भेज दीजिएगा। इस सभी का मैं अगले टॉपिक में हम इसको कवर करा दूंगा। ठीक है फिर बच्चों, तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ जरूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।